हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडमीनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जनरल फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। हमने जनरल पढ़ा था प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो आज हम इस चैप्टर में प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ की वो कैसे होता है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसमें, कैसे गैमीट ट्रांसफर होता है प्लांट्स में, कैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स कैसे बनते हैं, गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर में 3 इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम पहले प्लांट्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, फ्लावर्स देखे होंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट काइंड के, अलग, किसी की शेप अलग है, सबकी शेप अलग अलग होती है, कलर अलग अलग होता है, अपीयरेंस अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब बहुत वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स आपने अपने आसपास देखे होंगे, ठीक है। तो फ्लावर की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, उसकी अलग अलग वैल्यूज हैं, एस्थेटिक वैल्यू है, ऑर्नामेंटल वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, ठीक है। मतलब कहीं उसको एज अ एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, कल्चरल पर्पसेस के लिए भी उनको यूज करा जाता है, हम मंदिर वगैरह में चढ़ाते हैं, ठीक है। कल्चर के लिए यूज करा जाता है, ऑर्नामेंटल के लिए, हम घरों को सजाने के लिए, जब शादी होती है किसी की भी तो शादी में हम सजावट करने के लिए उनको यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी उनको यूज करा जाता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो ह्यूमंस की फीलिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लव, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोरिंग। मतलब अलग अलग, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी पर हम फ्लावर रख के आते हैं, या फिर अपना लव शो करने के लिए हम किसी को फ्लावर देते हैं, अपने लव्ड वंस को फ्लावर देते हैं, मॉर्निंग शो करने के लिए, ग्रीफ शो करने के लिए, ठीक है। अलग अलग अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी फीलिंग शो करने के लिए हम फ्लावर्स का यूज करते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, अब हमारी फीलिंग शो करने के लिए या फिर हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं होते, वो खुद की भी अपनी लाइफ जीते हैं, वो खुद की भी अपनी जनरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। फ्लावर से ही जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आती है, क्योंकि फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं फ्लावर्स में, जिनकी वजह से गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फिर फ्यूज करेंगे, देन नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फ्लावर्स सिर्फ हमारी सेल्फिशनेस के लिए नहीं होते, वो हेल्प करते हैं, मतलब हमें भी हेल्प करते हैं, लेकिन उनकी खुद की भी एक लाइफ होती है, वो खुद की भी अपनी जनरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने जनरल फ्लावर के बारे में 11th क्लास में पढ़ा था, उसका जनरल डायग्राम, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा होगा आपने कि डिफरेंट तरह की इन्फ्लोरेसेंस होती हैं अलग अलग फ्लावर्स में, अलग अलग फैमिली में पढ़ा होगा आपने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल गैमीट के बारे में, कि मेल गैमीट कैसे बनता है। फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमीट कैसे बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। काफी लेंथी चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर्स के आपने अलग अलग पार्ट पढ़े होंगे, सेपल्स, पेटल्स, एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, ओव्यूल वगैरह, ये सब आपने देखा होगा फ्लावर्स में, ठीक है। तो आप एक बार 11th क्लास से रिकॉल कर लेना कि क्या क्या पार्ट होते थे, इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये रिकॉल कर लेना, देन फिर आगे आप यहाँ से स्टार्ट कर देना। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फ्लावरिंग से पहले प्लांट्स में कुछ चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल कुछ चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल चेंजेस होते हैं फ्लावर में, ठीक है। अगर हम जनरल डिस्कस करें तो क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस होती है, वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, फ्लोरल बर्ड्स की। फ्लोरल बर्ड्स क्या बना देंगे,
फ्लावर बना देंगे। इनफ्लोरेसेंस क्या करेंगे, फ्लोरल बर्ड्स बना देंगे। फ्लोरल बर्ड से क्या बन जाएगा, फ्लावर्स बन जाएंगे। फ्लावर्स में फिर अलग अलग पार्ट्स डेवलप होंगे, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा, वो अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फ्लावर में दो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट मेल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज फीमेल स्ट्रक्चर। पहले, ठीक है, दो स्ट्रक्चर होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेल स्ट्रक्चर एंड फीमेल स्ट्रक्चर। मेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम। और इसको हम क्या बोलेंगे, गायनोइशियम। दो स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट मेल स्ट्रक्चर एंड द सेकंड वन इज फीमेल स्ट्रक्चर। पहला मेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम, और फीमेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, गायनोइशियम। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हेल्प करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम मेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम। इसमें क्या होता है, जो मेल स्ट्रक्चर है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टेमन बोलते हैं। जो मेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। हम एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है स्टेमन, ये पूरा स्टेमन है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो है एंथर, और ये जो नीचे वाला ये लॉन्ग सिलेंडर जो पार्ट है ये है फिलामेंट। ये है फिलामेंट और ये क्या है, एंथर। ठीक है, एंथर क्या है, बाइलोब्ड है। दो लोब है ना इसकी, एक ये है और एक ये है। तो जो एंथर है वो बाइलोब्ड है, ठीक है। और जो फिलामेंट है वो एक सिलेंडर, वो एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है। जो एंथर है ये बाइलोब्ड है और ये फिलामेंट क्या है, लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर। जो एंथर है वो तो है बाइलोब्ड और जो फिलामेंट है वो लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और एक लोब में, मान लो ये एक लोब है और ये एक लोब है, ठीक है। ये फिलामेंट हो गई, ये दो लोब हो गई। एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, डायथीकस, ठीक है। एक लोब में दो थीका प्रेजेंट है, तो टोटल थीका कितने हो गए, 4, ठीक है। और फर्दर फिर इन थीका में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स का तो पता होगा आपको, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमीट हम इनको बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इन थीका में, ठीक है। जो एंथर है वो बाइलोब्ड है और एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं, तो दो लोब हो गई और 4 थीका हो गए, ठीक है। स्टेमन्स की, जो स्टेमन होते हैं इनकी लेंथ वेरी करती है डिफरेंट फ्लावर्स में। ठीक है,
किसी फ्लावर में कुछ है तो दूसरे फ्लावर में मान लो इसमें 1 है तो दूसरे फ्लावर में 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। मतलब अलग अलग फ्लावर्स में इनकी डिफरेंट लेंथ होती है, सबकी सेम लेंथ नहीं होती, इनकी डिफरेंट लेंथ होती है अलग अलग फ्लावर्स में। देन चार थीका हो गए, उनको हम जो चार थीका थे उनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। एक बार हम पहले इसका डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये था, ये चार थीका थे, मतलब ये बिल्कुल ही डिफरेंशिएटेड नहीं होते एक दूसरे से, लेकिन ये चार होते हैं, 1 2 3 4, चार थीका, और ये 2 लोब्स हो गए। ठीक है, ये जो थीका थे, ये जो चार थीका हमने बनाए थे ऐसे, ठीक है, ये जो चार थीका हमने बनाए थे इनको हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? 4। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए? 4। ठीक है, फिर है ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं एंथर के। ये 4 कॉर्नर हो गए ना, ये हमने ये लोब बनाई है, इसको हाफ डिवाइड करेंगे, ये एक लोब है, ये एक लोब है। ठीक है, और ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम इनको जो एंथर है हम उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। टेट्रागोनल क्यों? क्योंकि उसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड हो गए ना, तो हम उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो एंथर के कॉर्नर्स पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और किस शेप के हैं ये? सर्कुलर शेप के। तो हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट एट द कॉर्नर of anther and circular in structure। तो हम क्या बोलेंगे कि ये कॉर्नर्स पर, एंथर के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और सर्कुलर होते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर है ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं ये 4 लेयर से सराउंडेड होते हैं, 4 लेयर से। मान लो ये आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, ये ब्लू वाली सेकंड लेयर है, रेड वाली थर्ड लेयर है, और ये ब्लैक वाली फोर्थ लेयर है। ठीक है, 4 लेयर से सराउंडेड होते हैं। ठीक है, पहली क्या है? एपिथेलियम। सेकंड क्या है? एंडोथेलियम। थर्ड कौन सी है? मिडल लेयर। और फोर्थ कौन सी है? टेप्टम। ठीक है, ये 4 लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करती हैं। ठीक है, पहली लेयर है एपिथेलियम, सेकंड इज एंडोथेलियम, थर्ड इज मिडल लेयर एंड फोर्थ इज टेप्टम। जो पहली 3 लेयर होंगी, ये जो 3 लेयर हैं ये क्या करेंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। ये क्या करेंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी और डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करेगी। डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करेंगी। डेहिसेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बर्स्ट हुई और फैल गई। मतलब क्या होगा? ये जो एंथर है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये बर्स्ट हो जाएंगे यहाँ से, और इनमें पॉलन ग्रेन्स थे ना, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से बाहर आ जाएंगे। जब ये बर्स्ट होगा ना, तो ये तीनों लेयर क्या करती है? एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एंथर की बर्स्टिंग में हेल्प करती है। जब ये 3 लेयर बर्स्ट करेंगी तभी तो अंदर से पॉलन ग्रेन बाहर आएंगे ना, तो ये पॉलन ग्रेन की डिफ्यूजन में हेल्प करती है। जो टेप्टम होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है।
ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगी? पॉलन ग्रेन्स को। जो पॉलन ग्रेन्स अंदर बन रहे हैं, जो पॉलन ग्रेन्स अंदर डेवलप हो रहे हैं इस माइक्रोस्पोरेंजियम के, उन पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर सके, वो अपनी डेवलपमेंट पूरी कर सके, अपनी डेवलपमेंट खत्म कर सके। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से सराउंड करता है। पहली 3 लेयर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर, और जो 4th लेयर है वो क्या, वो टेप्टम है और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, फिर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके बीच में कुछ सेल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है। डिस्कस करते हैं। मान लो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम ले लिया हमने, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, तो बीच में कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाती है इसमें, ग्रुप ऑफ सेल्स बीच में इकट्ठी हो जाती है सेंटर में। तो सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। ये तो आपने पढ़ रखा है कि सेल्स ग्रुप बनाती है टिश्यू, टिश्यू ग्रुप बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, देन एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो यहाँ इस टिश्यू का क्या नाम होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके बीच में कुछ सेल्स का ग्रुप बना, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे? टिश्यू, और उस पर्टिकुलर टिश्यू का हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। इज इट क्लियर? दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें मियोसिस होगी, इसमें क्या होगा? इसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद ये क्या बना लेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन सेल्स में जब मियोसिस होगी, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स थे, जब इनमें मियोसिस होगी तो वो क्या बना लेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा होता है? ये है ऐसा होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 सेल्स है। ठीक है, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये क्या बना लेंगे? बहुत सारे मियोसिस होके माइक्रोस्पोर टेट्राड बना लेंगे। मियोसिस हो रही है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। अगर पहले 4 थे तो बाद में, अगर पहले डिप्लॉइड थे तो बाद में क्या बन रहा है? हैप्लॉइड। तो ये जो सेल्स होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा ये क्या होंगे? हैप्लॉइड। तो ये गैमीट की तरह काम करेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये गैमीट की तरह काम करेंगे। तो इन स्पोरोजिनस सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? PMC, दैट इज कॉल्ड पोलन मदर सेल। ठीक है, जिससे पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो इन स्पोरोजिनस सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल, जिनमें क्या हुआ? मियोसिस हुई और क्या बना लिया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना लिया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, पोलन मदर सेल्स में PMC को हम क्या बोलेंगे? पोलन मदर सेल। ठीक है, PMC के फुल फॉर्म में पोलन मदर सेल। जब इनमें मियोसिस होगी तो क्या बना लेंगे? ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, पोलन मदर सेल क्या बना लेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे ही ये टेट्राड था, ठीक है, जैसे ही जो एंथर था, ये जो एंथर था इसमें क्या बन गए? माइक्रोस्पोर बन के माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। ठीक है, फिर जैसे ही एंथर फर्दर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, जब आगे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो वो क्या करेगा? तो तब क्या होगा? ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, ये डिसोसिएट कर जाएगा। मतलब ये 4 सेल है इसमें, ये चारों सेल डिसोसिएट कर जाएंगी और 4 अलग अलग सेल बना लेंगे।
ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो जब माइक्रोस्पोर, जब एंथर फर्दर डेवलप करेगा, मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट करेगा, तो क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड थे, ये एसोसिएशन में ये जो 4 सेल थे, ये जो एसोसिएशन में ये जो टेट्राएड था, ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा और 4 अलग अलग सेल की फॉर्मेशन कर देगा। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, ये मेल गैमेटोफाइट को, ठीक है, ये मेल गैमेट की तरह काम करेगा जो फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं फर्दर डिटेल में। तो माइक्रोस्पोर टेट्राएड डिसोसिएट होके क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राएड डिसोसिएट होके क्या बन गए, पोलन ग्रेन्स। और ये जो पोलन ग्रेन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को। और जो इसकी जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 25 to 30 mm। ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और जो इसका डायमीटर है दैट इज 25 to 30 मिलीमीटर mm। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स हैं उसकी 2 वॉल होती हैं, 2 वॉल लेयर होती हैं पोलन ग्रेन की, 2 वॉल लेयर। ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन। हम जनरल एक इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये इसका अंदर का है और ये क्या है, ये इंटाइन है और ये एक्साइन एंड दिस इज कर देते हैं, बताएंगे इसका भी। ये जो आउटर वॉल होती है वो होती है एक्साइन और जो इनर वॉल होती है वो होती है इंटाइन। ठीक है, ये है आउटर वॉल और ये है इनर वॉल। ठीक है, तो आउटर वॉल में एक्साइन में एक चीज प्रेजेंट होती है जो है स्पोरोपोलेनिन। जो आउटर वॉल है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन की एक कंपाउंड होता है स्पोरोपोलेनिन, आउटर वॉल उसकी बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन के बहुत अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट इसके फीचर्स हैं। ये जो स्पोरोपोलेनिन है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, एल्कली एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड्स रेजिस्टेंट होता है। It is resistant to high temperature, alkali acids। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये इनसे रेजिस्टेंस होता है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर का, कितना भी हाई टेम्परेचर हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, कितने भी स्ट्रॉन्ग अल्कली आप यूज कर लो, इसको
कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसको खत्म नहीं कर सकता, इसको हम बोल सकते हैं गला नहीं सकता, ठीक है। तो नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर के, स्ट्रॉन्ग अल्कली के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, इनका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। जो एंजाइम्स होते हैं वो भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, और इसी वजह से कि भाई इसका कोई अफेक्ट नहीं, इस पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसी वजह से हम पोलन ग्रेन्स को बहुत दिन के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। इस स्पोरोपोलन की वजह से ये एज अ फॉसिल हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं पोलन ग्रेन्स को, क्योंकि ये खराब नहीं होंगे टाइम के साथ, ठीक है। जो स्पोरोपोलन की वजह से ये पोलन ग्रेन्स डिग्रेड नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे, तो हम इसको एज अ फॉसिल प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। कई जगह क्या है, जो आउटर लेयर है वहां पे जर्म पोर है। जर्म पोर हम उस जगह को बोलेंगे जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। यहाँ क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। जहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर, ठीक है। फिर हम इंटाइन की बात करते हैं। जो इंटाइन होती है उसका भी अलग अलग कंपोजिशन है, वो थिन होती है। जो एक्साइन थी वो थिक थी, मतलब मोटी थी, और जो इंटाइन है वो थिन होती है, पतली होती है। जो इंटाइन है ये थिन होती है, और इनर वॉल है ये किस किस की बनी होती है, पैक्टिन एंड सेलुलोज, दो पार्ट की बनी होती है ये पैक्टिन एंड सेलुलोज। जो एक्साइन थी वो स्पोरोपोलेनिन की बनी थी, और ये जो इंटाइन है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, और ये इनर वॉल होती है और थिन होती है, ठीक है। तो दो वॉल प्रेजेंट होती हैं पोलन ग्रेन में, दैट इज एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। फिर है जब पोलन मैच्योर हो जाता है, जब पोलन मैच्योर हो जाता है तो वो दो सेल में डिवाइड कर जाता है, दैट इज वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। यहाँ देखो आप, ये पोलन ग्रेन था, ये फर्दर इसमें ये फर्दर डिवाइड होगा, फिर ये न्यूक्लियस दो वैक्यूल बन गए, न्यूक्लियस और डिवाइड हुआ, ये क्या बना, एसिमेट्रिक स्पिंडल बन गया, और दो सेल्स में ये डिवाइड कर गया। ये जो लार्ज सेल है वो क्या है, वेजिटेटिव सेल, और ये जो स्मॉल वाली सेल है ये क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है वो हमने अभी बात की कि वो लार्ज है, ठीक है। लार्ज क्यों है, क्योंकि उसमें फूड रिजर्व है, बहुत ज़्यादा फूड उसमें रिजर्व है, और जो उसका न्यूक्लियस है वो इर्रेगुलर शेप का है। जो इस वेजिटेटिव सेल है उसके न्यूक्लियस की शेप जो है वो इर्रेगुलर है, ये लार्ज साइज का है, ठीक है। जो इसका न्यूक्लियस है उसकी शेप क्या है, इर्रेगुलर है, ठीक है। फिर है जनरेटिव सेल, ये स्मॉल होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ये जो सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, और जो ये सेल है ये स्मॉल होता है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल, ठीक है। क्या होता है कि नॉर्मल 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना वो
टू सेल स्टेज पे डेhiscent शो करते हैं, वो टू सेल स्टेज पे बाहर आ जाते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, डेhiscent शो करते हैं। लेकिन जो जनरेटिव सेल क्या करता है, वो दो सेल्स में डिवाइड कर जाता है। तो दो सेल्स ये होगी और एक सेल ये होगी, तो टोटल कितनी सेल होगी, 3। तो वो क्या करते हैं, 3 सेल्ड स्टेज पे डेhiscent शो करते हैं। 3 सेल्ड स्टेज पे वो डेhiscent शो करते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि पोलन ग्रेन से एलर्जीज भी होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन से सीवियर एलर्जीज भी हो सकती हैं, अस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पोलन ग्रेन्स की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर हमारे आसपास पोलन ग्रेन्स की अमाउंट ज़्यादा है। तो पार्थिडियम है एक जीनस, उसका कॉमन नेम है कैरेट ग्रास। तो वो बाहर से लेके आया गया था, उसके फ्लावर उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके जो पोलन ग्रेन्स थे वो हर जगह प्रेजेंट होते थे, हर जगह एयर में कहीं भी मिल जाते थे वो। ठीक है, वो हर जगह प्रेजेंट होते थे, यूबिक्यूटस होते थे, और उसके पोलन ग्रेन से बहुत एलर्जी भी होती थी। ठीक है, तो फिर हमने उसको हटा दिया और उसके पोलन ग्रेन्स को। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो न्यूट्रिएंट का भी एक सोर्स है। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट का भी सोर्स है। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं या फिर जो रेस के जो घोड़े होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, उनमें फूड सप्लीमेंट की तरह ये काम करता है। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट का एक सोर्स है, इनको हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर लेते हैं। जो एथलीट्स वगैरह हैं वो पोलन टैबलेट्स आती हैं, पोलन टैबलेट्स, उनको एथलीट्स फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, या फिर रेस हॉर्सेस में भी इनको यूज करा जाता है। फिर है पोलन ग्रेन्स कितने दिन वायबल रह सकते हैं, कि भाई जैसे सीड की वायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो पोलन ग्रेन्स की भी कुछ वायबिलिटी होती है। जैसे सीरियल्स है, राइस और व्हीट, इनमें जो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो सिर्फ 30 मिनट्स होती है। जो इसके पोलन ग्रेन्स हैं वो सिर्फ 30 मिनट्स के लिए ही जिंदा रह सकते हैं। अगर 30 मिनट्स में इनको वो फीमेल गैमीट मिल गया तो दैट्स ओके, ये फर्टिलाइजेशन शो कर देंगे। अगर इनको 30 मिनट्स में फीमेल गैमीट नहीं मिला तो ये खत्म हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे। ठीक है, इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है जैसे लेगुमिनोसी, रोजेसी, सोलेनेसी, इनमें क्या होता है, वायबिलिटी कई महीनों की होती है। ठीक है, अलग अलग पोलन ग्रेन्स की अलग अलग वायबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन्स को जिनकी बहुत कम वायबिलिटी है, वो बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रह सकते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री टेम्परेचर पे हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम सीड्स को स्टोर करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में आपने देखा होगा हम ह्यूमन स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं, ऐसे ही बहुत लो टेम्परेचर पे ऐसे ही हम पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में एट -190 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन स्टेमन यहाँ पे खत्म होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, और फर्दर जो आगे टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।